जनरल याहिया खान ने मार्च 1969 में सदर अय्यूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याहिया एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चूंकि अय्यूब के जवाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने के बजाय अय्यूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को खत्म किया। जनरल याहिया खान ने अय्यूबियों को बनाया मुतनाज़ आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात कराए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का उसूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख का सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात के नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरिकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल न कर सकी। इधर जुल्फकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती थी, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। पूरा मशरिकी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और शेख मुजीब आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याहिया की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरिकी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौके पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को भी धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। भुट्टो के शेख मुजीब के 6 निकात पर एतराज़ात थे। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 निकात पाकिस्तान से अलहदगी के निकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीब पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याहिया पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याहिया ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होना था कि मशरिकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान का इशराफिया इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके इक़्तिदार में बैठा था, उसने बाकी गिरोह मुफ्ती बाहिनी के जरिए मुसल्लह बगावत शुरू कर दी। मुफ्ती बाहिनी के गिरोहों ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। यह पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर उस वक्त ही एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता, जो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। वो ये इतना सादा भी नहीं था, लेकिन जनरल याहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने के बजाय ये आखिरी मौका भी गवा दिया और बगावत को चलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। ये तारीखी हकीकत ही फौज के एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया था। पाक फौज ने मुफ्ती बाहिनी के बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फौजी एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते हुए देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरिकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जुराफिया हमारे खिलाफ था। पाक फौज मरकज से हजारों मील दूर थी और चारों तरफ दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरिकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हजारों नौजवानों कट मरे, लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था, लेकिन जीता नहीं जा सकता था। यही पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैद में बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरिकी और मगरबी की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं होता, इसके पीछे सैकड़ों अवामिल होते हैं। लेकिन अगर ये देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, उसका नाम है जनरल याहिया खान। इसलिए कि उन्होंने बतौर सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ये जिम्मेदारी थी कि इक़्तिदार सबसे ज्यादा वोट लेने वाले की ईमानदारी से मुंतकिल कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि पाकिस्तान तोड़ने के तनहा जिम्मेदार जनरल याहिया थे, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सानहे मशरिकी पाकिस्तान के साथ ही जनरल याहिया के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो गया। जनरल याहिया ने जुल्फकार भुट्टो को एक कागज की तहरीर के जरिए इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। उन्होंने इक़्तिदार संभाला और जनरल याहिया को नजरबंद कर दिया। बाकी जिंदगी में जनरल याहिया ज्यादातर नजरबंद ही रहे।
بھٹو کی پھانسی کے لیے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے لیے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ صرف 10 سال کے اندر اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان۔ اس کمیشن نے ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داران کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط کے ڈھاکہ کے عوامل لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے تحت اسے شائع نہیں کیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان سے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔